परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए 3 जेआरएफ हैं जिन्होंने अपना एमए करते ही इन्होंने जेआरएफ का एग्ज़ाम अपना उत्तीर्ण किया। इसके क्रम में भरत चौहान जी हैं, सुशील जी हैं और हमारे बीच जो है कृष्णराज जायसवाल जी हैं। इन तीनों लोगों ने जेआरएफ का एग्ज़ाम अपना एमए करते ही निकाला, और आज हम इन तीनों लोगों से फर्स्ट पेपर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम एक सिंगल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम आप तीनों लोगों को जेआरएफ उत्तीर्ण करने के लिए तीनों लोगों को बारी बारी से शुभकामनाएं। जैसे भरत जी आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कृष्णराज जी आपको बहुत शुभकामनाएं, और सुशील जी आपको भी इसके लिए बहुत बहुत। तो जैसे कि टीचिंग जो होता है इसमें 10 यूनिट होते हैं, आपको पता है। तो जो 10 यूनिट होते हैं तो 10 यूनिट एक डिवीज़न उसमें होता है और उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जो टीचिंग का पार्ट है, इस पे भरत जी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि टीचिंग को कैसे कवर किया जाए। जी, तो मैं जो यूजीसी नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब एस्पिरेंट्स को ये बताने देना चाहता हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कोई एक अच्छी सी बुक, जैसे कि केवीएस मदान सर की बुक आती है, उनसे आप उस यूनिट को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ में सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और उनके ट्रेंड को पता करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप उसको देखने के बाद आप केवीएस मदान सर की बुक से पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको थोड़े मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, और साथ साथ में उनकी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लिए तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपने कैसे तैयार किया? सर मैंने भी लगभग यही पैटर्न फॉलो किया था। और सर जैसे कि उसमें जो उन्होंने बताया, जो लास्ट ईयर पेपर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका बहुत योगदान है। पहले उनसे पता चल जाता है कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम अपना उसको कवर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि टीचिंग के लिए कैसे तैयार किया जाए? आपने क्या रणनीति बनाई? जैसे इन दोनों लोगों ने मेरा मानना है कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वास्तव में उस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर। जी। तो मैंने सर क्या किया, सबसे पहले मैंने सर 5-6 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर सर लिया, और मैंने टीचिंग का देखा कि टीचिंग टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है सर। जी। मैंने उसको पॉइंट आउट किया सर। उसके बाद मैंने सर केवीएस मदान बुक से सर वही टॉपिक, मैंने उस टॉपिक से सर वही मैंने सर पॉइंट पढ़ा अच्छे से, और उसको मैंने सर अच्छे से तैयार किया, और मैं मानता हूँ सर एक टीचिंग के लिए सर पर्याप्त है अगर आप ऐसा स्ट्रेटजी कर रहे हैं सर। जैसा कि आप इन तीनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से आपको टीचिंग की स्ट्रेटजी बनाई कि टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे कवर किया जाए। इसी की कड़ी में जब सेकंड यूनिट जो है उसमें रिसर्च है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड लड़कों को बहुत टफ लगता है, क्योंकि वो एमए करते तक, मतलब एमए के दौरान तक उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि इसका कहीं पे कोई वेरीफाइड सिलेबस या कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जब वो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए आते हैं तब उनको मिलता है कि हाँ रिसर्च भी कुछ होता है, और वो रिसर्च को समझना चाहते हैं। तो रिसर्च क्या है, इस पे थोड़ा सा आप जैसे प्रकाश डालिए सुशील जी। सर क्या कहेंगे, रिसर्च को कैसे कवर किया जाए? ऐसा टॉपिक है सर, वास्तव में सर रिसर्च को आप रट नहीं सकते सर। रिसर्च सर समझने वाला टॉपिक है सर। तो आपको ये ऐसा टॉपिक है सर, आपको इसको समझना पड़ेगा अच्छे से, और थोड़ा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कोई टॉपिक पढ़िए तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पेपर से सर, उसको आप जब सॉल्व करेंगे सर तो आपका कॉन्फिडेंस सर आएगा रिसर्च में। ऐसा मेरा आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि जो 2 टॉपिक हमने बताया पहले, जो टीचिंग और रिसर्च है, ये लगभग दोनों एक जैसे टॉपिक हैं। दोनों ही क्या करना है उनको, दोनों के साथ ही एक ही स्ट्रेटेजी। एक बुक जो है केवीएस मदान सर की बुक है, उनके बुक से आप पढ़ सकते हैं, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आते हैं सेम यही प्रोसेस है। 2 यूनिट जो होते हैं सबको टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन इनको आप समझ कर जैसे ही पढ़ेंगे आपको बहुत आसान लगेंगे। इनसे आसान कोई टॉपिक नहीं लगेगा। भरत जी आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए भरत जी, इसमें कि रिसर्च में कौन सा टॉपिक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कि उससे हर बार आते हैं? जैसे एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च का एक क्वेश्चन मस्ट है, तो इस तरह आपको कौन सा कुछ मेजर पोर्शन भी आप लोग कोई बताएगा कि मेजर पोर्शन भी कैसे कवर करें? जी, मैं सब एस्पिरेंट्स को ये बताने देना चाहता हूँ कि आप लोग शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। ठीक, आप लोग रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो आपके रिसर्च में भी काम आएगा। जो आप आगे जेआरएफ करके रिसर्च करेंगे तो उसमें आपके काम आएगा। ठीक, तो रिसर्च एप्टीट्यूड को आप लाइटली वे में मत लीजिए। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए सर मैंने जो किया था वो केवीएस मदान सर की बुक को मैंने फॉलो किया था। तो पहली बार में मेरा नेट हो गया था, तो दूसरी बार में मैंने उस चीज़ को पढ़ लिया था। तो मैंने जब दूसरा अटेम्प्ट अपना दिया तो मैं CR कोठारी सर की एक रिसर्च एप्टीट्यूड की स्पेशल बुक ही आती है 4-5 पेज की। जी, तो मैंने उसको रेफ़र किया, तो वहाँ से मुझे अच्छे कंटेंट मिल गए
और इसी की वजह से मेरे 5 आपने आउट ऑफ उसको कवर कर पाया। जी कवर हो गया। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बताइए। मेरा मानना है कि सर जो रिसर्च टॉपिक इसमें से 3-4 जो आप जैसे बता रहे हैं सर, एक्शन रिसर्च हो गया सर, जी, जी। एक हो गया क्वालिटी सर, क्वालिटी और क्वांटिटी क्वालिटी सर हो गया, एक्सपेरिमेंट रिसर्च हो गया सर, जी, जी। ये सबसे सर क्वेश्चन आना ही आना है सर। तो मेरा मानना है कि इस 4 रिसर्च का जो पार्ट है 4-5 सर, उस पर फोकस किया जाए सर, स्टूडेंट अच्छा फोकस करे तो अच्छा मार्क्स आएगा। यस सर। जी, तो जो उसमें तीसरा यूनिट है शायद कॉम्प्रीहेंशन का है क्या? यस सर। तो कॉम्प्रीहेंशन को कैसे कवर किया जाए, इस पे बारी बारी से आप तीनों लोग प्रकाश डालिए। जैसे भरत आप शुरू करिए। कॉम्प्रिहेंशन सर ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में, अगर आप उसको समझ रहे हैं अच्छे से जी, आप एग्जाम हॉल में एकदम बिल्कुल प्रेशर नहीं आना, पहले जो दिया है उसको लाइटली अच्छे से उसको पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि सेम लगभग जो उसका आंसर होता है एकदम लगभग सेम पूछता है, लेकिन हमको जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको पहले समझने की जरूरत होती है, उसके बाद फिर उनका जो आंसर है फिर उसको हम उसमें खोज सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मेरा उसमें सेकंड पेपर मेरा 10 का 10 पूरा ही मेरा कॉम्प्रिहेंशन सही था। तो सबसे जो जरूरत थी है उसमें जो आपके सब्जेक्ट का 10 था, इनके इन्होंने जैसे बताया कृष्णा जी ने कि 10 इनके जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे ये सही थे, तो ये आपके सॉलिड मार्क्स हैं जी, क्योंकि ये आपको उत्तर भी आपके सामने है। क्यों भरत जी, ऐसा लग रहा है फ्री में आपको क्वेश्चन के फ्रेमिंग आपके सामने है। तो इसके लिए क्या, जैसे बहुत सारे इसमें लोग कहते हैं इसको कैसे कवर किया जाए, कुछ इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर मेरा मानना है जहाँ तक सर, या टेंटिवली पढ़ा जाए। सर सर कॉम्प्रिहेंशन सर, आप जैसे ऐसा नहीं कि सर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बस आपको सर इसको बहुत क्या होता है सर, अक्सर बच्चे करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर कर देते हैं सर। मेरा मानना है सर कि कॉम्प्रिहेंशन का आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए सर, बहुत सर ध्यान से उसको पढ़ना है सर, पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ये ऐसा टॉपिक है सर कि आप अगर चाहें तो सर इसमें 100% मार्क ला सकते हैं सर कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन की भूमिका तो मैं देख रहा हूँ ये पिछले दो बार से और बढ़ गई, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में स्पेसिफिक दो पैरा उसमें कर दिए, तो 10 क्वेश्चन आप अपने सब्जेक्ट के भी इसके फ्री कर सकते हैं, यानी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं केवल अपने पैरा से। इसी के क्रम में हम जो चौथा इसका पोर्शन, चौथा यूनिट है जो फर्स्ट पेपर का संप्रेषण, तो संप्रेषण को आप लोग बताइए, जैसे आप सुशील जी की कैसे आपने कवर किया और क्या स्ट्रेटेजी रही? सर मेरा वही सर, संप्रेषण वह कला है जिससे हम आप बात कर रहे हैं, तो ये भी एक संप्रेषण ही है। बिल्कुल सर, संप्रेषण को सर वास्तव में सर दो व्यक्ति के बीच की जो मतलब आप आपस में बात करते हैं सर, वही है संप्रेषण। तो संप्रेषण एक सर होता नहीं कि सर एक मतलब शुरू से भी कौन बंदा कितना अच्छा बोलने में संप्रेषण में है, तो उसका भी एक अलग उसका परिणाम निकलता है। और सर वही स्ट्रेटेजी है कि आप सर टॉपिक के अकॉर्डिंग सर किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं वही पढ़िए सर, चीज़ों को बेटर रहेगा सर। आपको भरत जी कुछ बताएंगे? संप्रेषण के बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संप्रेषण देखिए इस 10 यूनिट में वन ऑफ द इजीएस्ट है, ठीक, इससे आपको डरना नहीं है। संप्रेषण देखिए डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, ठीक। हाँ, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। संप्रेषण बहुत ही आसान है, आपका अच्छे से हो जाएगा और इसमें लेस टाइम भी लगता है, ठीक। अगर जो आप 10-15 दिन अच्छे से देते हैं संप्रेषण में 5 आउट ऑफ 5 आप अच्छे से कर सकते हैं जी। आपका भी यही मानना है? जी, वन मोर थिंग मैं बताना चाहता हूँ कि संप्रेषण और टीचिंग एप्टीट्यूड 2 यूनिट के लिए आप लोग मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना दीजिए। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको कॉन्सेप्ट इस पे डेवलप होगा और चीज़ों को आपके पकड़ में आएंगे। इसके बाद जैसे इसमें होता है लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग, 2 इसमें शायद है 2 यूनिट में बना है। तो इसमें एक तो है जो फिलोसफिकल वाला लॉजिकल रीजनिंग है जो नया वाला है, जैसे अनुमान और प्रेफरेंस, इन्फ्रेंस और परसेप्शन, ये उपमान अनुपलब्धि, तो इसकी क्या भूमिका है? और इससे भी तो 5 क्वेश्चन नॉर्मली वो राइज कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो इसको कैसे कवर करें जो नॉर्मल एक स्टूडेंट है? सर 5वीं यूनिट है गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। हाँ, गणितीय तर्क और उसमें सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, 4-5 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग वही पैटर्न पे, वही सेम उसी बस अंकों को क्या करता है फेर बदल कर देता है, बस और कुछ नहीं उसमें अंतर है। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से पढ़ डालिए और बाकी आप जो नॉर्मल चीज़ें जो बेसिक मैथ्स हैं उनको थोड़ा आप उस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, आपका 100% मतलब यानी कि आप प्रीवियस ईयर से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं आप अगर देखें उसका ज़्यादा योगदान। और ये जो उसमें एक जो ये फिलोसफिकल वाला रीजनिंग वाला पार्ट इन्होंने जोड़ा है जो लॉजिक वाला है, तो इसको कैसे कवर करें? जो अनुमान है, उपमान है, अर्थानुपल्ली है, तो इसमें वो एग्जांपल सेट करते हैं कि सर मैक्सिमम ज़्यादा उस पर क्वेश्चन आते नहीं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं उससे, मैक्सिमम आ जाते हैं आपके सर जो मैथमेटिकल रीजनिंग है सर, उसमें जैसे सर ब्लड रिलेशन हो गया और एक सर आर्डर वाला आ जाता है। तो मैं जो आता है सर आप अनुमान वाली जो बात कर रहे हैं सर, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आता है, तो आप उसको सर उससे ऐसा क्वेश्चन आता है जब तक आप समझ नहीं पाएंगे उसको सर, उस टाइप का क्वेश्चन आता है कुछ आप कर नहीं सकते सर, तो उसको आप समझना पड़ेगा अच्छे से। उसमें मेरा मानना है जो 6ठी यूनिट है उसमें तर्क युक्ति वाले में, उसमें जो आर्गुमेंट वाला जी कॉन्ट्राडिक्शन जो है कि विधेय वाला, सकारात्मक विधेय, नकारात्मक विधेय, तो ये इस पे थोड़ा एक उसमें चार्ट बना हुआ है केवीएस मैदान सर में, उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है विपरीत, उपविपरीत, कंट्राडिक्शन और
विपरीत सब उसको आप फोकस alternate, करिए, उस पर हमेशा 3 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल जी, उसको अच्छे समझ गए आप, 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, फिक्स श्योरली है आप उसको ले सकते हैं। जी 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 जी, तो इसके बाद एक वन ऑफ द टफेस्ट माना जाने वाला पार्ट जिसको बोलते हैं डीआई। Yes, बच्चों में DI एक बहुत डर होता है। बिल्कुल सर। तो डीआई की क्या भूमिका है, डीआई पे आप लोग थोड़ा सा प्रकाश डीआई डालिए। जो है वो समझ लीजिए जो जैसे कंप्रेंशन है ना, फ्री मार्क्स दे रहा है, बिल्कुल जो फ्री मार्क्स वही 5 क्वेश्चन फ्री जी, हैं। जी। आपके जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है 2-3 ईयर के, बस वैसे ही आप थोड़ा उसको एक्सरसाइज करिए, जी, थोड़ा जी। आप उसको दोहरा लीजिए, क्या है एकदम समझ लीजिए वो एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर मेरे हिसाब से है। आपको भी भरत जी क्या यही लगता है? जी, मेरा जी। मानना है सर कि अगर डीआई पे अगर कोई भी स्टूडेंट सर डीआई का अगर सर 5 या 6 बस मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ सर बस 5 पे प्रीवियस ईयर का पेपर लगा ले डीआई का, जी, जी। तो उसका 85% मेरा मानना है कि 85 मार्क्स तो आना ही 85% जी, सर। जी। बहुत अच्छा सर DI टॉपिक है, की- बहुत समझ में मतलब बहुत कठिन नहीं है सर टॉपिक, सबसे बड़ी डीआई बात। की जो मैंने एक भूमिका देखी है कि उसमें 5 के 5 क्वेश्चन आपके श्योर हैं। हाँ, अगर बिल्कुल, एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट सर, पकड़े बिल्कुल, तो 10 नंबर बिल्कुल फिक्स सर। जी। है। आप टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन में ये चीजें डिफाइन नहीं कर सकते कि Yes, आप उसमें वहाँ कुछ एग्जाम रहता नहीं देने है के सर। बाद, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप एग्जाम देने के बाद ये इसके जो डीआई के क्वेश्चन है आप सॉलिडली कह सकते हैं ये तो मेरे हाँ 10 सर, मार्क्स होना ही फिक्स होना हैं। है सर। लेकिन आप टीचिंग और इन सब में उन चीज़ों को नहीं Confidence कह नहीं सकता आ क्योंकि सकता उसमें। कॉन्फिडेंस उसमें आपको नहीं आता, तो ये आपके कॉन्फिडेंस का गेम है जो डीआई की हाँ है। सर, DI तो अगर 3-4 confidence- यूनिट्स जो है सर उन पे आप डीआई के बारे में सर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट थोड़ा मैथ में वीक है तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जी जी क्योंकि देखिए उसमें आपको एवरेज पूछता है सर, ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछता है और परसेंटेज पूछता है। डीआई बस 3 यूनिट अगर जो आप अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, वो भी टफ लेवल का नहीं रहता है, जनरल लेवल का रहता है, ठीक। और आपको थोड़ा सा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, डिवीजन में थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा Calculation बस। होना चाहिए सर। जी जी इतना अगर जो आप कर ले रहे हैं तो उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। अगर जो 5 आउट ऑफ 5 नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, आप 4 कर ले रहे हैं, 3 अगर जो आप मैथ में वीक है तब भी इतना आपके लिए 2-3 बेटर होगा। या उसमें अपना तुक्का लगाने का भी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, तो उसके लिए हम अभी अगले चैनल में इसमें बनाएंगे। ये हमको बताइए कि जो उसके बाद वो आईसीटी और कंप्यूटर वाला होता है उसको कैसे कवर किया जाए और कहाँ से कवर किया जाए, जी मैं बता और उसको जो आईसीटी वाला पोर्शन है जी। उसको कैसे कवर किया जाए? आईसीटी के लिए देखिए आप किसी बुक पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। केवीएस मदान सर की जो बुक है जी, वो जी। चीज़ों को बहुत शार्ट में दी है, जी। ठीक। तो आईसीटी में कुछ ऐसे जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं, मान लीजिए रिसेंट कोई ऐसी डेवलपमेंट हो गई है तो आईसीटी में वो भी पूछता है, ठीक। लेकिन आईसीटी अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेंड पूछ रहा है, आईसीटी में कितना डीप जाके क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपको एनालाइज ये करना मैटर करता है। है। जी जी उसके बाद ही आईसीटी तो आराम से हो जाएगा, उसमें मैक्सिमम उसमें आपको 2-3 टाइप क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आते हैं। बिल्कुल। उसमें जो आता है आईपी एड्रेस का आता है, हाँ। एक क्वेश्चन ये हो गया। आपका वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछता है, जी, वो जी। पूछता है 2 क्वेश्चन। मेमोरी से 2 क्वेश्चन, तो एक बाइनरी टाइप, एक बाइनरी पूछ लेता है आपसे, बाइनरी नंबर Convert करने वाला हो या कन्वर्ट तो- करने वाला ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे ही और एक मूक्स का पूछता है, इसमें भी आता है हाँ। मूक्स का। तो ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ आए हैं इस बार जो एजुकेशन के लिए आए आईडी हैं, से क्वेश्चन पूछता है, आईडी से email से पूछता है, रिलेटेड ट्विटर से और पूछता है। लिंक बहुत सारी जो होती हैं कि जैसे ये हमेशा पूछने वाले .com किसके लिए लगाते हैं, कॉमर्शियल के क्या लिए लगाते हैं। फोकस करने वाली बात है जी, सर, जी। जैसे मेमोरी हो गया सर, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर टाइप हो गया, मेमोरी जी। हो गया सर, ईमेल हो गया, ट्विटर हो गया, इस सब फोकस करना है सर उस पे। जैसे इसमें ICT में इसमें जैसे होता है एजुकेशन edu.com, Yes, बिल्कुल, तो उसमें एजुकेशन edu लिख दिया। किसका आप है? बताइए हाँ, किससे हाँ, किससे वो डोमेन रिलेटेड है। है, कॉमर्स कॉम करके वो वेब नेम और वो सब होता Yes, है, yes, डोमेन नेम, ये सब चीजें यही पूछता है नॉर्मल। ये सब चीजें पूछती हैं। तो इसी की कड़ी में जो हम आगे वाले 9वां यूनिट आते हैं तो उसमें शायद हमें लगता है जो ये एजुकेशन वाला है, हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन है, जी। और इसमें एक 10वां यूनिट जो इन्वायरमेंट का भी माना People जाता and है। environment। तो 9वां यूनिट जो एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, इसमें क्या कैसी भूमिका है, क्या एंशिएंट शिक्षा की कितनी भूमिका है, मध्यकालीन शिक्षा की कितनी भूमिका और आधुनिक शिक्षा की कितनी भूमिका, और इसके साथ साथ जो हमारा डिजिटलीकरण हो रहा है, ये जैसे कोविड जो आई बीमारी, इसमें तो सारे जो है यूनिवर्सिटियों को और संस्थानों को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग प्रकाश डालिए कैसे इसको सर किया जो लगभग आपने कहा था कि करंट जो पूछता है, 1-2 क्वेश्चन करंट यहीं से आते हैं। अच्छा, 2 ये question- current वाले जी, unit हैं, ये जो current, 9 और हाँ, 10वें हैं, 1-2 question current current से वाले। आते हैं। और जो प्राचीन शिक्षा है उनसे भी 1-2 क्वेश्चन इसमें से निकाल दिया जाता है, जैसे कि जो आयोग है उनकी स्थापना किसने की थी, कब हुआ था, और इसको क्रम से भी पूछ लेता है कभी। इसमें सर जो है सर 3 टाइप के एक्सेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। हायर एजुकेशन जो है सर, इसमें क्या होता है सर कि पहला तो पूछा जाएगा प्राचीन शिक्षा से सर, विश्वविद्यालय रिलेटेड सर, जितने भी नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, इससे क्वेश्चन आता है कि ये कब स्टेब्लिश किया, कौन स्टेब्लिश किया सर, प्राचीन हो गया। काल वाले से। यस सर। और हो जी। गया सर कमीशन जो बनाए गए, जैसे कोठारी कमीशन सर, जी। जो भी कमीशन सर बनाए गए, तो कमीशन से क्वेश्चन पूछता है कि मेन इसमें जो
फोकस करने वाली बात है सर कि किस कमीशन में कौन सी बात रखी गई सर। पूछ लेता है कि सर ये चीज़ें हैं, मतलब दे दिया जाए और किस कमीशन से मेंशन है सर। तो वास्तव में बहुत जरूरी जानना जितने भी कमीशन है उसमें क्या मेंशन है सर। माइन्यूट चीज़ें सर इससे पूछता है, इसमें फोकस करने की जरूरत है सर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा। और स्टूडेंट को एक पोर्शन में फोकस करने की जरूरत। देखिए ये जो करंट चल रहे हैं, करंट के आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए हायर एजुकेशन में आएंगे जी। क्योंकि देखिए कोविड का समय चल रहा था, तो भारत सरकार ने MHRD ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव उठाए हैं ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ से क्वेश्चन तो बनने अगले अपकमिंग एग्जाम में भी तय हैं, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको उस करंट के देखने पड़ेंगे। जैसा आप सभी लोगों ने बताया 9 यूनिट, और जो आखिरी यूनिट है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक इन्वायरमेंट का वाला है, खैर नहीं हायर एजुकेशन 10वां यूनिट था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने स्ट्रेटजी पे डिस्कस किया। 9वां जो है इन्वायरमेंट का था। और हायर एजुकेशन में 2 पार्ट होते हैं। एक आपका आर्टिकल वाला होता है, तो आर्टिकल वाले से तो मुझे नहीं लगता कि इधर 3-4 सालों से तो उससे क्वेश्चन वो रेज नहीं कर रहे। तो उसके लिए जैसे बहुत सारे लोग संविधान की किताब ले लेते हैं, तो उसकी कोई भूमिका नहीं। बिल्कुल जी। तो इन्वायरमेंट के लिए आप लोग कैसे कवर किए, इसमें करंट की कितनी भूमिका है, इस पे भी थोड़ा सा आप लोग प्रकाश डालें। सर इन्वायरमेंट में जैसे कि कोई मैक्सिमम ये पूछता है कि कौन सा रोग किस पॉल्यूशन से होता है, मतलब कि जो पॉल्यूशन कारक तत्व होते हैं उसमें पूछता है कि शीशा से कैंसर हो गया, ऐसे करके जो रोग पे थोड़ा उस पर ध्यान दे दीजिए। हाँ सर, उसमें इन्वायरमेंट में सर 2-3 क्वेश्चन आते हैं सर। उसमें सबसे पहले आता है सर जो प्रोटोकॉल वगैरह है सर, जितने भी प्रोटोकॉल हैं उस पर फोकस करें सभी स्टूडेंट। और उसमें आता है डिजीज, मतलब पूछता है कि रीजन, किस रीजन से कौन सी डिजीज होती है सर। तो इसको फोकस करने की जरूरत है। और थोड़ा बहुत सर गैस वगैरह पर फोकस करने, जैसे हो गया सर खतरनाक गैस कौन है, किसके हिसाब से किस तरह की बड़ी आपदा आई। जी जी। पूछता है कि मतलब किसका ज़्यादा उत्पादन रहा है, किसका कम, किस गैस का, या नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं ऊर्जा स्रोत से भी थोड़ा क्वेश्चन। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे आप सभी लोगों ने पूरे 10वें यूनिट पे एक विस्तृत चर्चा संक्षिप्त रूप से की कि कैसे किस चीज़ को कहाँ से कवर किया जाए। जो हमारे व्यूवर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपने अपनी तरह से एक अप्रोच बताया। तो आप लोग ने क्या अपने लिए कितने घंटे की स्ट्रेटजी बनाई? वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इसको माना जाता है, कितने घंटे पढ़ा जाए JRF के लिए, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पहले मैं बोलना चाहता हूँ भारत जी से शुरू करते हैं। 10वें यूनिट के बारे में थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ। पीपल एंड एनवायरनमेंट, देखिए पीपल एंड एनवायरनमेंट में आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, ऐसी चीज़ों को पढ़ना है जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करे। बिल्कुल। बस उनमें आपके पोल्यूशन हो सकते हैं, उनमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं जो मतलब संसार के डिफरेंट कंट्रीज ने लिया है हमारे लाइफ को स्वस्थ बनाने के लिए। ठीक, ऐसी चीज़ जो आपको अफेक्ट कर रही है, बस उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ठीक, पीपल एनवायरनमेंट में वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक, तो अब उसमें आगे की कड़ी में आप बताइए कि कैसे कितने घंटे पढ़ा जाए। भरत जी वहीं आप ही से शुरू करते हैं। तो मेरा ये मानना है आपको कंटिन्यूटी अगर जो आपकी है अच्छी है तो आप 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें रोज, लेकिन कंटिन्यूअस आपने कितना घंटा पढ़ा, मतलब एक जी। तो मेरा स्टडी यही था कि मैं 5-6 घंटे रोज जी दूंगा। 2 घंटे पेपर फर्स्ट के लिए दे देते हैं, 2 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट के लिए। जी क्रीड़ा जी आपके लिए क्या लगता है? मैंने भी 4-5 घंटे ले ली पढ़ाई की। हाँ, थोड़ी अपनी शॉर्ट्स नोट भी थोड़ा बना ली, जो आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग हो उसमें बना लिया था। और मेरा एक मानना ये है, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जब एग्जाम देने जाइए तो पहले सेकंड पेपर करिए, उसके बाद आप फर्स्ट करिए, क्योंकि उसके बाद सेकंड पेपर पहले करने के बाद आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाता है फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि सर सब स्टूडेंट वास्तव में जानते हैं कि सर हमारा मतलब सर कि मेरा मतलब सर क्षमता क्या है। हाँ, सर मेरा मतलब क्षमता क्या है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो घंटा होता है कि कितने घंटे आप पढ़े सर, ये अपने क्षमता के गाड़ी पढ़ना चाहिए सर। 7-8 घंटे भी हो सकता है, 5-6 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है सर। तो आपकी एबिलिटी क्या है उसके गाड़ी आप घंटों को डिसाइड करिए सर, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन और अपेक्षित है, इसका आप लोग बताएं कि जो रिसर्च के फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो स्टूडेंट रिसर्च के फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। मानते हैं सर कि रिसर्च में जो भी स्टूडेंट लालायित हैं आने के लिए सर, उनको सर आप MA 3rd सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर से फोकस करना चाहिए सर। और अच्छे से नेट JRF का पेपर दें सर। अगर आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर से अगर आप फोकस कर दिए सर तो आपका 100% मेरा मानना है सर कि 4th सेमेस्टर सर आपका होना ही होना है सर। तो ये मैं मानता हूँ स्टूडेंट को 2nd सेमेस्टर से सर फोकस करना चाहिए, और आसानी से अगर कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आसानी से सर उसका निकलना ही निकलना है सर। क्रीड़ा जी आप क्या कहना सर? मेरा भी यही मानना है कि वो जो 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर वो एक पीक मोमेंट होता है आपके तैयारी PG का, और तैयारी भी आपका होता रहता है। भरत जी आप भी कुछ कहेंगे? जी, तो मैं सब एस्पिरेंट्स को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो PG है उसको इग्नोर मत करिए। मेरा हमेशा से यही स्ट्रेटजी रहा है कि अपने PG का सिलेबस आपका स्टैंडर्ड है। आप अगर जो किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको अपने सब्जेक्ट का उसको डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। क्योंकि देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब मायने रखता है वहाँ का सिलेबस। ठीक,
तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जो आप रिसर्च में आना चाहते हैं तो आपका एक रियल इंटरेस्ट होना चाहिए जी, कि किस पर्पज के लिए आप कर रहे हैं, जी, कि पैसे के लिए ही कर रहे हैं कि आपका कुछ और इसके पीछे अगर जो रीजन है बिहाइंड द आपका सीन। जी मोटिव अगर जो ये है कि हम JRF कर लेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, 5 साल कोई लाइफ गलत करती है रहेगी, तो उद्देश्य, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बस भारत सरकार के पैसे का वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपने तो मैं सही यही- कहा। बहुत यही सारे कह रहा बच्चों हूँ। का ये भी सपना होता है कि एक मोटी रकम मिलती है 30 लाख रुपए तक, तो 30 लाख रुपए, लेकिन ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मेरा भी ये क्योंकि मानना है पैसा कि तो आपको मिलेगा ही। आप किसी फील्ड में काम करेंगे तो पैसा हर जगह है, मेन आपका है इंटरेस्ट। तो आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे आने के लिए भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी किड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी सुशील जी। JRF जंक्शन के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर।